कक्षा 9 अर्थशास्त्र निर्धनता की चुनौती पर चर्चा करूंगी। निर्धनता क्या है? निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। गरीबी गरीबी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं भोजन, वस्त्र, आवास। यह हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जो व्यक्ति इन तीनों चीज की पूर्ति नहीं कर पाता है वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। इस तरह निर्धनता का निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने कई तरह के वैज्ञानिकों ने इसका उपाय किया है, हमारी सरकार ने की है। महात्मा गांधी ने निर्धनता पर बल देते हुए कहा है कि भारत तब तक स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है जब तक यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति निर्धनता मुक्त नहीं होगा। निर्धन कौन लोग होते हैं? निर्धन किन्हें कहा जाता है? निर्धन किन्हें कहा जाता है? निर्धन होते हैं जो गांवों में रहने वाले भूमिहीन लोग, गांवों में रहने वाले भूमिहीन लोग, गांवों में रहने वाले भूमिहीन लोग जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती है, ना जिस पर वो खेती कर पाते हैं, ना अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन कर पाते हैं। दूसरा आते हैं निर्माण स्थलों में काम करने वाले श्रमिक। निर्माण स्थलों में काम करने वाले श्रमिक, जो निर्माण स्थल अर्थात जैसे कहीं कुछ इमारत बनती है या फिर सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं, रोड बनाना, नाली बनाना, उन जगहों पे जो भी काम करते हैं मजदूर, उनको जो भी वेतन मिलते हैं वो उससे उनको जीविका नहीं चल पाती है, जिस कारण वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है ढाबे या होटलों में काम करने वाले बाल श्रमिक। ढाबे में काम करने वाले, ढाबे में काम करने वाले, ढाबे में होटलों में काम करने वाले बाल श्रमिक, जो हमारे होटल या ढाबे में छोटे छोटे बच्चों को जो उन्हें काम मिलती है वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है झोपड़ियों में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले लोग जो फटे कपड़े में रहते हैं, वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। इस तरह हम अपने चारों ओर निर्धन लोगों को देखते हैं जो फटे हाल दिन रात मजदूरी करके अपने परिवार या अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। निर्धनता रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में करीब 270 मिलियन लोग, 270 मिलियन अर्थात 27 करोड़, 27 करोड़ लोग निर्धन है। इस तरह निर्धनता रिपोर्ट के अनुसार 270 मिलियन लोग निर्धन हैं। हमारे सामाजिक वैज्ञानिक जो दिन रात मानव और समाज के बीच में अनुसंधान करते रहते हैं, उनके अनुसार निर्धनता को नापने के लिए उन्होंने 2 चीजों का प्रयोग किया है, 2 सूचकों का प्रयोग किया है। वे हैं आय एवं उपभोग। आय और उपभोग के द्वारा उन्होंने निर्धनता को नापा है। यदि किसी व्यक्ति की आय कम होती है तो वो उसका उपभोग कितना करता है, या आय कम हुई तो उपभोग भी कम करेगा, आय ज्यादा होगी तो उपभोग ज्यादा करेगा। जिसकी आय ज्यादा होगी और उपभोग ज्यादा करेगा वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आता है, और जिसकी आय कम होगी वो उपभोग कम करेगा तो वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। इस तरह हमारे सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसे आय और उपभोग के अंतर्गत माना है निर्धनता को। इसके अलावा हम लोग निर्धनता को
अपने परिवार के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो ये भी कुपोषण है जो निर्धनता की श्रेणी में आता है, कुपोषण। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी उन लोगों में जिनके पास वो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यदि उन्हें पौष्टिक भोजन मिलेगी तो उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति होगी। और यदि उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगी तो उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता की उनके शरीर में कमी रहेगी और हमेशा वे बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तीसरा है रोजगार की कमी, रोजगार की कमी। उन लोगों में रोजगार उनको बहुत नहीं मिलती है, और जो भी रोजगार उन्हें मिलती है, छोटे मोटे जो भी काम उन्हें मिलते हैं उससे उनका जीवन का नहीं चल पाती है। वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं, पोषक तत्वों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जिससे अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दे सके। नेक्स्ट है पेयजल की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी। पीने के स्वस्थ पेयजल की कमी की वजह से ये कितनी तरह की बीमारी ग्रसित होते हैं, और बीमारी ग्रसित होने के बाद वो उनका इलाज भी नहीं करा पाते हैं निर्धन होने के कारण। इस तरह ये निर्धनता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, निम्न साक्षरता, निर्धन लोग हमेशा अशिक्षित होते हैं, उन्हें शिक्षा के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं बना पाते हैं। इस तरह निर्धनता को हमारे एक अर्थशास्त्री नर्स ने निर्धनता के दुष्चक्र रूप में दर्शाया है। निर्धनता के दुष्चक्र, निर्धनता के दुष्चक्र के रूप में इसे दर्शाया है। उनका कहना है कि ये एक चक्रीय स्थिति होती है। इस तरह से ये एक चक्रीय स्थिति होती है जिसमें कुछ तत्व एक दूसरे के साथ इस तरह से प्रक्रिया तथा प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अल्प विकास, निम्न उत्पादकता, अर्थात निम्न उत्पादकता यदि उत्पादन कम होती है, निम्न उत्पादकता यदि उत्पादन कम होती है तो क्या होती है, लोगों की वास्तविक आय कम होती है, वास्तविक आय कम होती है, वास्तविक आय यदि कम हुई तो उनकी बचत कम होती है, बचत कम होती है। और यदि बचत कम होती है तो वे निवेश कम करते हैं। निवेश से तात्पर्य है जैसे कृषि में निवेश करना, बच्चों की शिक्षा में, परिवार पे, ये सब निवेश कम करते हैं, निवेश कम होती है। और निवेश कम होगी तो यदि उनकी निवेश कम होगी तो पूंजी में कमी होगी, उनके भविष्य के लिए पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, पूंजी की कमी होगी। अब पूंजी कम होगा तो अल्प विकास होगा यानी गरीबी। तो इस तरह उन्होंने नक्श ने कहा है यदि इस तरह से ये चक्रीय स्थिति है, इस चक्रीय स्थिति में ये जो तत्व है एक दूसरे के साथ क्रिया तथा प्रतिक्रिया करते रहते हैं। क्रिया इस चीज के कारण से लास्ट में हमारा देश ज्यों का त्यों गरीबी बना रहता है, अल्प विकास होता है, उसका विकास नहीं होता है और वो गरीबी स्थिति में ही रहता है। इस तरह निर्धनता का हम लोगों ने निर्धारण करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। निर्धनता को विश्लेषित करने के लिए 2 रूपों का भी प्रयोग किया गया है।
एक है निर्धनता को सामाजिक अपमार्जन। सामाजिक अपमार्जन, निर्धनता का विश्लेषण करने के लिए दो रूप में प्रयोग किया गया है, सामाजिक अपमार्जन और दूसरा है असुरक्षा। ये सामाजिक अपमार्जन, अपमार्जन मतलब क्या होता है? अपमार्जन मतलब किसी भी चीज को, किसी भी लोग को किसी चीज से वंचित रखना, उन्हें हर चीज में अलग रखना, उनको उस चीज का उपभोग करने नहीं देना, उनको शामिल नहीं करना, ये अपमार्जन कहलाता है। तो ये जो सामाजिक अपमार्जन और असुरक्षा है, ये जो हमारी निर्धनता का निर्धारण करने की एक सामान्य क्रिया है। इसके द्वारा हम आसानी से पता लगाते हैं कि किस तरह से हमारे देश में निर्धनता व्याप्त है। सामाजिक अपमार्जन से तात्पर्य है कि लोगों को, जैसे कुछ समुदाय होते हैं जैसे पिछड़ी जाति या फिर कुछ भी कोई भी लोग हैं विकलांग, उन लोगों को हर तरह के सामाजिक क्षेत्रों से अलग रखा जाता है। उन लोगों को सामाजिक स्थिति, जितने भी समाज के लोग होते हैं जैसे बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, उन्हें दूर रखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कार्यालयों में, निजी स्कूलों में, इस तरह उन्हें हमेशा कोई भी जगह पर शामिल नहीं किया जाता है। और उनके इस तरह से उनके मन में एक प्रकार से घृणा की भावना घर कर जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ना अपनी गरीबी को दूर करने का कोई प्रयास कर पाते हैं। इस तरह सामाजिक अपमार्जन जो है हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ी निर्धनता के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक अपमार्जन। सामाजिक अपमार्जन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जातिवाद। जातिवाद अर्थात हमारे देश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जैसे कोई कुछ लोग होते हैं जो ऊंची जाति के होते हैं और कुछ होते हैं निम्न जाति के होते हैं। जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो निम्न जाति से हर क्षेत्र में उनसे घृणा किया जाता है। उन्हें बड़े बड़े स्थलों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, कार्यालयों में जाने की अनुमति नहीं होती है, जिस कारण से वे उन लोगों के साथ किस तरह से रहन सहन है, क्या कैसे हम लोगों को रहना है, वो नहीं जान पाते हैं, और अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाते हैं। और जिस मन में हमेशा की तरह आय भी कम हो जाती है, उन्हें किसी जगह पर अच्छे रोजगार नहीं दी जाती है और वो हमेशा से ही निर्धन बने रह जाते हैं। इस तरह सामाजिक अपमार्जन हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी अभिशाप बना हुआ है। दूसरा है असुरक्षा। असुरक्षा असुरक्षा एक निर्धनता के द्वारा भी, असुरक्षा एक निर्धनता के माप है, इसके द्वारा निर्धनता को मापते हैं। असुरक्षा से तात्पर्य है कि व्यक्ति कुछ भी, जब भी वो असुरक्षित महसूस करता है तो उसके असुरक्षित महसूस कब करता है? जब माना कि जब वो व्यक्ति, उसके पास कुछ चीज नहीं रहती है, वो उसके बारे में से लगता है कि मैं आगे इसके चीजें लेती, मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं कैसे अपनी जीविका चलाऊंगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। तो ये सब चीजें होती हैं जो असुरक्षा महसूस करके आती है। तो वो चीजें हैं, वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन आदि के प्रति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि यदि उसे शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, वो रोजगार के अवसरों को खोजने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी वो कोशिश करता रहेगा, इस तरह वो हमेशा असुरक्षित अपने आप को महसूस करता रहेगा। इसके अलावा यदि इन लोगों को तब भी असुरक्षा महसूस होती है जब, जैसे हमारे देश में मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आई, कोई आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, ये सभी जो भी आती है, हमारे देश में सभी लोग बराबर का इसके मार को झेलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे छोटे जो लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, वो ज़्यादा इनका सहन करते हैं। वो जो लोग अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाते और जो
मजबूत लोग होते हैं वे तुरंत उस चीज़ों से उबर जाते हैं, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो या कुछ भी हो, वो तुरंत अपना मकान बना लेते हैं, अपने घर बना के अपने परिवार से रहने लगते हैं। परंतु जो गरीब होते हैं वो क्या होते हैं, वो उस चीज़ का जिंदगी भर बाहर झेलते हैं और वो अपने आप को उसमें सबसे कमजोर वर्ग बन जाते हैं। इस तरह ये सबसे कमजोर वर्ग कहलाते हैं, कमजोर वर्ग कहलाते हैं, जो अपने लिए कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उसकी मार जो सबसे ज्यादा जो झेलता है वो होता है कमजोर वर्ग होता है। इस तरह असुरक्षित लोग अपने आप को महसूस करते हैं। ये निर्धनता का विश्लेषण करने में एक महत्वपूर्ण कारण है। इस तरह हमारी सरकार ने निर्धनता को मापने के लिए एक निर्धनता रेखा का निर्धारण किया है। निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। इसमें हमारे देश के वैज्ञानिक या विश्व में जितने भी लोग हैं, विश्व के वैज्ञानिक, ये सभी लोगों ने आय एवं उपभोग के आधार पर निर्धनता को निर्धारित किया है। किस स्तर पर लोग उसका आय प्राप्त करते हैं, किस स्तर पर उसका उपभोग करते हैं, इसके आधार पर वो उसका निर्धारण करते हैं। आय एवं उपभोग के स्तर पर आय एवं उपभोग के स्तर पर निर्धनता का निर्धारण करते हैं। यदि आय और उपभोग यदि किसी निम्न स्तर से जो उनकी जरूरत की चीजें होती उनसे यदि वो नीचे गिर जाता है, जो वो अपनी मूल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। यदि उनका स्तर ये निम्न स्तर यदि नीचे गिर जाता है, उपभोग का स्तर हुआ, उपभोग स्तर, ये उपभोग स्तर से यदि नीचे गिर जाता है तो वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। और यदि वो जो उपभोग करता है, जो उनको चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, पोषक द्रव्य जो भी चीज, वो जब उससे ऊपर रहता है तो वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं आता है। इस तरह करीब हमारे 1973 में करीब 55% लोग निर्धन थे। फिर ये 1973 में करीब निर्धन थे, 55% लोग निर्धन थे, और 2000 में ये घटकर कम से कम 26% हो गया। इस तरह सरकार के अथक प्रयास की वजह से निर्धनता के स्तर में कमी आते जा रही है और हमारे देश का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं? निर्धनता के और कितने कारण हैं? निर्धनता के कारण जिसके कारण से लोग गरीब होते हैं। पहला, निर्धनता के निम्न कारण है। पहला, निम्न साक्षरता या शिक्षा की कमी। निम्न साक्षरता का निम्न साक्षरता से तात्पर्य है व्यक्ति में शिक्षा की कमी होती है। वो शिक्षा की कमी की वजह से अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं कर पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरा, कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन करने से तात्पर्य है कृषि में जो भी अत्याधुनिक मशीनें होती है, यांत्रिक, वो सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उनमें खेती के लिए अधिक उत्पादन नहीं हो पाती है।
तीसरा है बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी से तात्पर्य है जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। लोग पढ़े लिखे होकर भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें किसी तरह का रोजगार नहीं मिलता है, जो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। शिक्षित बेरोजगारी से कहने तात्पर्य कोई भी यदि व्यक्ति जो पढ़ लिख लिया है लेकिन वो रोजगार के लिए भटक रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल पाती है। इस तरह बेरोजगारी की वजह से भी एक गरीबी हमारे देश में व्याप्त है। चौथा है जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग ना होना। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग ना होना। हमारे देश में बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन हैं जो अभी तक लोगों से पहुंच से दूर है, जिनकी खोज करना सरकार ने खोजने का प्रयास भी नहीं किया है और ना ही उसका उपयोग किया है, जिस तरह से हमारे देश में रोजगार लोगों को नहीं मिल पाती है और वो गरीब बने रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है उद्योगों का औद्योगिकीकरण का अभाव। औद्योगिकीकरण का अभाव, औद्योगिकीकरण का अभाव। औद्योगिकीकरण का अभाव से तात्पर्य है हमारे उद्योग पिछड़े हैं, ना वहाँ अच्छी मशीनें हैं जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। लोग मशीनों की अच्छा नहीं होने के कारण उनमें काम भी कम अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाती है, लोगों को हानि भी पहुंचती है, इसलिए औद्योगिकीकरण का अभाव है। नेक्स्ट है यातायात की कमी। यातायात की कमी होने की वजह से गांवों से सामान या शहरों से गांवों में दोनों जगह से कहीं भी आने जाने में कठिनाइयां होती है। सड़कें हमारी कच्ची है जिस कारण से और वो सड़कें कच्ची होने की वजह से ये कारण है कि हमारे देश में जो भी गांव में जो बचता है, किसान जो भी उगाते हैं, उन्हें शहर तक लाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर से कुछ भी चीज़ें खरीद कर, चाहे खेती के लिए हो, खेती में जो भी उपयोग की जाने वस्तुएं हैं, खाद हो या फिर मशीन हो, या जो भी चीज़ें हैं उन्हें लाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी सरकार की अनुचित नीतियाँ। सरकार की अनुचित नीतियाँ, सरकार की अनुचित नीतियाँ, हमारी सरकार की नीतियाँ अनुचित हैं। यदि मान ले व्यक्ति कुछ भी अपने तरीके से भी कुछ काम करता है या कुछ भी तरीके से वो व्यवस्था करता है अपनी जीविका चलाने की, तो सरकार के हर क्षेत्र में सरकार का दखल होता है, जिस कारण से हमारे देश में जितने भी शिक्षित लोग हैं वो यहाँ छोड़कर विदेशों की उपयोग करते हैं और वो वहाँ जाकर अपनी जीविका चलाते हैं। इससे हमारे देश में गरीबी जो व्याप्त रहती है, यहाँ इसकी तरक्की नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है विदेशी शासन। हमारा देश बहुत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों के गुलाम रहने के कारण क्या हुआ, हमारे देश में जो भी क्षमताएं थी, जितने भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन थे, या हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी शासन के कारण हमारा देश अब उस स्थिति में नहीं रहा। इस कारण ये कारण हमारे देश की गरीबी को लाने हुए। नेक्स्ट है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता से तात्पर्य है हमारे देश में बहुत सारे रीति रिवाज है, अंधविश्वास है, प्रचलन में है, जो हमारे देश जैसे मान लें किसी कहीं कोई शादी हो रहा है
शादी हो रही है या फिर भोज हो या कुछ भी हो, इस जगहों पर लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और खर्च करने की वजह से हमारे देश में गरीबी जो गति जाता है, कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और कुछ लोग इस चीज़ से वंचित रहते हैं। इस तरह की सामाजिक विषमता होती है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उसमें कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। अमीर लोग अपने जितना अधिक खर्च करते हैं और वही गरीब लोग उन चीज़ों के लिए भी तरसते रह जाते हैं। तो ये भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हम लोगों ने गरीबी के कारण को फर्स्ट देखा। अब हम देखते हैं कि गरीबी के निर्धारण करने के लिए क्या कारण है, गरीबी को दूर करने के लिए क्या कारण है। गरीबी दूर करने के लिए क्या कारण है, गरीबी निर्धारण करने के कारण, गरीबी के निर्धारण में गरीबी के निर्धारण गरीबी निर्धारण करने के क्या कारण है। सबसे पहला, जो भी हम लोगों ने गरीबी के कारण को देखा, यदि उन चीजों के यदि हम लोग दूर कर देते हैं तो गरीबी का निर्धारण ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप वो गरीबी का निर्धारण होगा। जैसे जनसंख्या में सबसे पहले कमी हो जाएगी। जनसंख्या में यदि कम होगी तो कम लोगों को रोजगार भी अच्छे से मिलेगा, उन्हें खाने की व्यवस्था भी अच्छे से हो पाएगी, उन्हें उत्पादन अधिक होगा, उन लोगों में सही तरीके से रोजगार पर विभाजन हो सकता है। जनसंख्या में कमी, साक्षरता में कमी जो थी उस समय, यदि हम उसमें शिक्षा का विकास कर देते हैं, लोग शिक्षित रहेंगे तो अपने जीवन स्तर पे हर तरह से सुधार करने की अपने आप कोशिश करेंगे। इस तरह जनसंख्या में नियंत्रण, जनसंख्या में नियंत्रण करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। शिक्षा का विकास, संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, कृषि का विकास, कृषि का विकास करके हम जनसंख्या जो भी हम लोगों ने गरीबी के कारण में पढ़ा, जिस तरह से कृषि का विकास, कृषि यदि उन्नत नहीं है तो उत्पादन कम होगी, उत्पादन कम होगी तो लोगों को पूर्ति कम होगी। इस तरह से यदि हम कृषि का विकास कर देते हैं तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, लोगों की पूर्ति भी होगी और लोगों में निर्धनता की कमी पाई जाएगी।